हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10, 11 और 12 इन 3 चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या कह रहा है कि विद्युत धारा और उनके प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करें विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो प्रवाह जो होता है वो क्लोज्ड करंट में होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो विद्युत धारा जो है धन आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा धन आवेश का प्रवाह होता है और यह धन आवेश जो है यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज की ओर प्रवाहित होते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर बात करें तो समान विभव रहने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है और धारा को आम मीटर से मापते हैं एवं धारा की उपस्थितियां अल्प धारा यानी कि शॉर्ट करंट गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। और अगला पॉइंट है इनका कि इनके प्रवाह के दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होते हैं, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो है फिगर के माध्यम से दी गई है कि 2 सेलों की बैटरी और 4 सेलों की बैटरी। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या प्रतीक दिए गए हैं? ये हमारा विद्युत सेल है और इनका प्रतीक जो है ये है। और विद्युत बल्ब का फिगर दिया गया है, इनके प्रतीक दिए गए हैं। विद्युत बल्ब है ये और ये इनके प्रतीक है। अब बात करें स्विच ऑन स्थिति में है तो इनके प्रतीक को इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। जब जो है स्विच ऑफ रहे तब उनके प्रतीक को किस स्थिति में दर्शाते हैं, तो इनके प्रतीक को है इस स्थिति में दर्शाते हैं। इसी तरीके से बैटरी हमारा है और बैटरी का प्रतीक को हम लोग इस स्थिति में दर्शाते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं संयोजी तार को भी हम लोग जो है इस परिस्थिति में दर्शाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है विद्युत धारा का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के स्रोत के पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमारा क्या दिया गया कि पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा का स्रोत सेल, बैटरी और जनरेटर है और सेल के अनेक समूह को बैटरी कहते हैं। जब सेल का प्रयोग श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी में बनाया जाता है तो उनका विभव जो होता है यानी कि पोटेंशियल बढ़ जाता है और सेल को उल्टा जोड़ने से प्राप्त बैटरी में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनका जो बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों के साथ संयोजी करना। तापीय प्रभाव के बारे में आते हैं, थर्मल इफेक्ट के बारे में। तो थर्मल इफेक्ट क्या दिए गए हैं, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो जब किसी परिपथ से धारा का प्रवाह होता है तो तारा का गर्म होना विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इनके प्रभाव की खोज जो है वो जूल ने किया था। किनके प्रभाव की खोज जूल ने की थी? तापीय प्रभाव की खोज जो है जूल ने की थी। तापीय अवयव यानी कि थर्मल कंपोनेंट्स में सामान्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इनके उदाहरण क्या दिए गए हैं, तो इनके उदाहरण है कि बल्ब, हीटर और फ्यूज और इस्त्री इत्यादि जो है वो आपके इनके उदाहरण है नाइक्रोम से बने पदार्थ के। अगले पॉइंट की ओर आते हैं हीटर के बारे में। तो हीटर क्या कह रहा है कि इनमें जो है नाइक्रोम के तार चीनी मिट्टी यानी कि क्ले प्लेट के साथ जो है वो लिपटा रहता है और विद्युत के प्रवाहित होने पर तार जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। नाइक्रोम का प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों जो होते हैं वो उच्च होते हैं। तो नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होगा? उच्च होगा। अब आइए फिगर के माध्यम से विद्युत हीटर दिए गए हैं। अगला पॉइंट आते हैं इनके अगले पॉइंट को देखते हैं कि खाना पकाने में उपयोग आने वाली कोई विद्युत तापीय हीटर है। और अगला पॉइंट है आपका कि विद्युत बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो यह एक कांच के आवरण का बना होता है। विद्युत बल्ब जो है यह कांच के आवरण का बना उपकरण है। इनके अंदर
टंगस्टन का एक पतला फिलामेंट होता है। टंगस्टन का क्या होता है? एक पतला फिलामेंट होता है। फिलामेंट के गर्म होने के कारण यह जो है चमकता है और इनके अंदर फिलामेंट के ऑक्सीकृत ना होने के लिए इनमें निष्क्रिय गैस यानी कि आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। अगला पॉइंट है कि टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और टंगस्टन के सहारा देने वाला स्टील का होता है जिसका प्रतिरोध जो है फिलामेंट से कम होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। ये जो है विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु दिए गए हैं फिगर के माध्यम से। और अगला पॉइंट हमारा क्या है? विद्युत फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या कह रहा है? इनके पॉइंट, यह सोल्डर पीवी प्लस एसएन का बना होता है। यह किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज पीवी प्लस एसएन का बना होता है। अधिक क्षमता यानी कि हाई कैपेसिटी वोल्ट फ्यूज में तांबे का प्रयोग किया जाता है और इनका गलनांक कम एवं प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। काफ़ी बार पूछे गए हैं कि विद्युत फ्यूज का गलनांक जो है कम एवं प्रतिरोध उच्च होता है। और अगला पॉइंट है इनमें कि यह एक सुरक्षा उपकरण है जो अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग एवं शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं? बचाते हैं। अब आते हैं फिगर के माध्यम से। विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट, CFL तथा LED दिए गए हैं। अगला जो है पॉइंट हमारा है कि विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाली फ्यूजों को दिखाया गया है। विद्युत इस्त्री का तापन अवयन भी दिए गए हैं। अब बी पॉइंट में आते हैं कि विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इनका पॉइंट है कि जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत चुंबक उत्पन्न होते हैं और इनकी खोज जो है HC ऑस्ट्रेड ने किया था। चुंबक के प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबक की रेखाएं संघनन के लिए प्रबल एवं विरल के लिए जो है दुर्बल होती है। यह रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और अगला पॉइंट है कि चुंबक विद्युत एक प्रबल एवं अस्थायी चुंबक होते हैं। इनके उदाहरण जैसे कि विद्युत चुंबक हो गए, विद्युत घंटी इत्यादि हो गए। अब आते हैं विद्युत धारा का चुंबक की सुई पर प्रभाव फिगर के माध्यम से। विद्युत चुंबक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कह रहा है कि यह एक अस्थायी चुंबक होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? यह एक अस्थायी चुंबक होते हैं। यह तब तक कायम रहता है जब तक इनमें धारा का प्रवाह होता रहता है। यह मृद नर्म लोहा यानी कि क्ले या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में इनके। तो इनका अगला पॉइंट है कि विद्युत घंटी के बारे में, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक बेल का क्या पॉइंट कह रहा है कि जब विद्युत धारा दिया जाता है तो चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण धातु से धातु का टक्कर यानी कि के कारण जो है वो ध्वनि उत्पन्न होते हैं और इनमें विद्युत ऊर्जा चुंबक की ऊर्जा में पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विद्युत घंटी का मॉडल और उनका परिपथ दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहला तथ्य है कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार को लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली से विद्युत चुंबक कहते हैं। और दूसरा है कि स्विच धारा के प्रवाह को तोड़ता या जोड़ता दोनों करता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज किस क्रम में लगाया जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में ज़्यादातर पावर का बल्ब दिए जाते हैं एवं श्रेणी क्रम में पावर बल्ब ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब यहाँ से NCERT एग्जाम्पलर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब चित्र में दर्शाए अनुसार तार AB को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या होगा? तो तार ऑप्शंस को देखते हैं। इसके पास रखी एक चुंबक सुई को विक्षेपित करेगा, बिल्कुल सही है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उस कथन का चयन करें, ठीक है, उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। तो विद्युत फ्यूज के मामले में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्यूज सभी भवनों एवं विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर सकती है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है?
कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इनका जो हो ये गलत, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कि 3 बल्ब जो है ए बी सी एक सर्किट में जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र 14.2 में दिखाया गया है। जब स्विच चालू होंगे तो क्या हो जाएगा, जब स्विच चालू होंगे तो सभी बल्ब यानी कि ए बी और सी तीनों एक समय में ही चमकेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो, जब कोई स्विच जो है ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा, सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट जो है स्विच पर रुकता है या सर्किट खुला है, इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कुछ समय बाद करंट प्रवाहित होगी। तो निम्नलिखित में से उत्तर का संयोजन को चुनना है, तो इनके संयोजन को चुनना है तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनके संयोजन को खुला सर्किट खुला है, ऑप्शन नंबर बी। और क्या हो जाएगा, इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। 2 और 3 जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शंस में दिए गए हैं 2 और 3। तो बी में इनका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक के गैजेट्स उपकरणों या सर्किटों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, ये जो है आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबे रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है, तो लंबी रेखा जो है उसकी जो है धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पूर्व आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, तो इनके सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर पे आते हैं, तो कम ऊर्जा खपत के लिए उपयोग में की जाने वाली बल्ब कौन सी होती है, वो एलईडी बल्ब होती है जो कम ऊर्जा जो है लेता है एलईडी में। 9 नंबर है कि विद्युत बल्ब, ग्रेमोफोन और चलचित्र कैमरा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इनका श्रेय जो है एडिसन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिसन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 नंबर पे, तो हमारा 11th नंबर चैप्टर क्या है, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में क्या दिए गए हैं, प्रकाश जो है न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण एवं हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है, एक तरंग है। ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। दूसरा प्रॉपर्टी इनका क्या कह रहा है कि प्रकाश का कण जो है गुण आइंस्टीन एवं तरंग गुण जो है यंग ने साबित किया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश के एक विद्युत चुंबक के तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अनुप्रस्थ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश हमेशा जो है वो सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब आते हैं फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रेन की लाइट से जो प्रकाश निकल रही है इनसे, तो ये एकदम सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। अब आते हैं सेकंड फिगर में, इनसे भी दिखाई पड़ रहा है कि ये एक मीनार है, इनसे भी जो लाइट निकले वो सीधी रेखा में जा रही है। अब आते हैं ऑप्शन पॉइंट नंबर ए में, तो ए पॉइंट क्या कह रहा है कि परावर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या दिया गया है इनके पॉइंट, कि जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी भी प्रकार का वस्तु या किसी भी आकार का वस्तु जो दर्पण के समान व्यवहार करता है सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि जब कोई वस्तु चिकना होता है तो नियमित परावर्तन होता है। और तीसरा पॉइंट है इनका, चौथा पॉइंट है कि जब वस्तु खुरदरी यानी कि रफ सरफेस होती है तो विस्तृत परावर्तन होता है इनका।
अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो इनमें आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इनमें आपतित किरण और परावर्तित किरण किए गए अभिलंब जो है एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और अगला पॉइंट है कि परावर्तन का नियम जो है सभी दर्पण के लिए क्या है, वैलिड है, मान्य है। परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक समतल दर्पण दिए गए, मिरर दिए गए, समतल मिरर, और इनमें प्रकाश जो है आ रही है, पड़ने के बाद जो है दूसरी रेखा में परावर्तित हो जाती है और इनके बीच डाला गया क्या है, नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब दिए गए हैं। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट को। पॉइंट नंबर बी में अपवर्तन के बारे में क्या कह रहा है कि जब अपवर्तन के बारे में कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न विभिन्न माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है और इनमें जो है आपतन कोण अपवर्तन कोण के समान अनुपाती होते हैं और किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं, पानी में कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है तो ये अपवर्तन के उदाहरण है। और दूसरा क्या है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का बड़ा या सूर्यास्त या सूर्योदय के समय दिखना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। अब आते हैं समतल मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इनका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। इसकी फोकस जो होती है वो अनंत यानी कि इन्फिनिटी एवं शक्ति शून्य यानी कि पावर क्या होती है, 0 होता है। इसमें जो है प्रतिबिंब समान आकार एवं काल्पनिक या आभासी एवं पार्श्व उल्टा होते हैं। और अगला क्या दिया गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगले पॉइंट में आते हैं कि एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दिखाया जा रहा है और समतल दर्पण में मोमबत्ती के प्रतिबिंब भी दिखाए गए हैं फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में आते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। गोलीय दर्पण क्या कह रहा है कि यह एक प्रकार का खोखला गोला होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है और इसके परावर्तक पृष्ठ विपरीत सिल्वर नाइट्रेट से पेंट किए हुए होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। अवतल दर्पण के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में आते हैं। तो कनकेव मिरर क्या कहता है, इसका परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्सिव सरफेस अंदर की तरफ से क्या होता है, धंसा हुआ होता है और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें जो है बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों प्रतिबिंब बनते हैं और इनका प्रयोग जो होता है वो नाक, कान, गला, अपचार में, हजामत में आदि में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे नतोदार दर्पण भी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कि इसे नतोदार दर्पण भी कहते हैं। नतोदार दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को। ठीक है, अगला पॉइंट है इनमें, ये फिगर के माध्यम से अवतल दर्पण के फिगर दिए गए हैं। ठीक है, और जिनका आगे की ओर क्या धंसा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ। अब आते हैं अगला पॉइंट, इनमें क्या दिया है कि चम्मच के भीतर पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, ये चम्मच के भीतर पृष्ठ के द्वारा ये प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब को भी और अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब भी फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या कह रहा है, इसे अपसारी लेंस, ठीक है, भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं और इनका परावर्तन सतह उभरा हुआ होता है। इसे उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं, उन्नतोदार दर्पण उत्तल दर्पण को। और इनमें केवल काल्पनिक छोटा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अगला पॉइंट है इसका कि इनका प्रयोग जो है रोड लैंप एवं गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है रोड लैंप एवं गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो इनका अगला पॉइंट है, फिगर के माध्यम से उत्तल दर्पण दिखाए गए हैं। लेंस के बारे में, तो लेंस के बारे में आते हैं। लेंस क्या कह रहा है कि यह एक पारदर्शक वस्तु का बना होता है और
और इसे कांच भी कहते हैं। ठीक है, इनके फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब AB में दिखाया गया है, और उत्तल लेंस कन्वेक्स मिरर के बारे में इनके पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग। कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल लेंस, इनके बीच वाला भाग मोटा एवं किनारे वाला भाग जो होता है वो पतला होता है, और इसे अभिसारी लेंस कहेंगे। यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इनमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, बराबर एवं वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनते हैं, और इसे पठन लेंस भी कहते हैं। इसे कौन सा लेंस कहते हैं? पठन लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। और अगला पॉइंट इनका कि इनका फोकस दूरी जो होता है एवं क्षमता धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं, तो इनका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसे बिंदु स्रोत लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकाश किरण जो है को एक बिंदु पर ला देता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा फिगर के माध्यम से एक आवर्धक लेंस के बारे में दिया गया है, और उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब दिए गए हैं, और उत्तल लेंस द्वारा अभिसारी प्रतिबिंब दिए गए हैं। अवतल लेंस के बारे में कनकेव लेंस को देखते हैं, इनके पॉइंट को। तो कनकेव लेंस क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है इनका कि इनके बीच वाला भाग पतला एवं किनारे वाला भाग जो होता है वो मोटा होता है। इनका फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, और इनमें केवल काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसे अपसारी, ठीक है, इसे अपसारी लेंस भी कहेंगे। किसे अपसारी लेंस कहेंगे? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहेंगे। और अगले पॉइंट की इनका अवतल लेंस को फिगर के माध्यम से दिखाया गया, ये अवतल लेंस का फिगर है। और अब आते हैं अगले पॉइंट में, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब प्रिज्म के बारे में आते हैं। प्रिज्म जो क्या दिया गया है इनके पॉइंट को, तो इनका पॉइंट है प्रिज्म में पहला पॉइंट है कि यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। प्रिज्म जो है यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। यह श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में बांट देते हैं। 2 प्रिज्म को एक साथ रखने पर पुनः सभी रंग मिलकर श्वेत रंग बन जाता है, और यह घटना को न्यूटन ने अपने CD डिस्क में साबित किया था। और अगला पॉइंट है कि इनमें 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। सूर्य के प्रकाश में रखी एक CD और 7 वर्णों वाली एक कोई डिस्क, और तेजी से घूमने पर वह श्वेत रंग प्रतीत होती है। अगला पॉइंट है प्रिज्म सूर्य के प्रकाश के एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो, तो इंद्रधनुष के पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इंद्रधनुष जो है यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण आधारित है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर आधारित है। इसका मुख्य कारण जो है वर्ण विक्षेपण एवं सहायक कारण अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों है। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला चमकदार एवं दूसरा क्या होता है? धुंधला होता है, यानी कि डिम होता है इंद्रधनुष। पहला चमकदार और दूसरा क्या होता है? डिम होते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल रोमर ने कब किया? तो प्रकाश की चाल को रोमर ने 1676 ईस्वी में मापा। और दूसरा पॉइंट इनका कि प्रकाश का कणिकाय सिद्धांत, प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ लाइट, किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था प्रकाश का प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। और अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। बूझो ने अपनी छवि को सीधा और समान आकार पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। इसका अर्थ है कि बूझो पहेली के दर्पण के क्रमशः है। तो दर्पण के किस क्रमशः में दिए गए हैं? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में है। ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि के लिए किया जा सकता है?
तो किसका उपयोग जो है वास्तविक छवि के लिए किया जा सकता है? तो केवल अवतल दर्पण का, ठीक है, केवल अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी क्या होगी? तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाई गई बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 1 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, किस दर्पण का उपयोग कर सकते हैं? तो आप अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। इनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो आकाश में इंद्रधनुष जो है, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। तो आकाश में इंद्रधनुष जो है वो जब सूरज आपके पीछे हो तभी देखा जा सकता है। जब सूरज जो है आपके पीछे हो तब आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया जाता है। आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो किस दर्पण के द्वारा आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों के द्वारा जो है हम उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि लेंस के द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है। इस तरह की छवि बनाई जा सकती है। तो इस तरह की छवि जो है अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु छोटा हो इसमें बनाई जा सकती है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो किस में बनाया जा सकता है? तो अवतल दर्पण में बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10वां नंबर कह रहा है कि डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो आपका 3 मीटर हो जाएगा। इनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सभी जो है तो ये कैलकुलेटिव प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक कार का पार्श्व दृश्य दर्पण समतल दर्पण है और ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करते समय पार्श्व दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े हैं। किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है और ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है तो वो चाल कौन सी होगी? तो वो 4 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवर्धक लेंस की भांति का उपयोग करेगा? तो आवर्धक लेंस की भांति का उपयोग कौन करेगा? तो ये जो हो जाएगा उत्तल लेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बने तो दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो सदैव आभासी प्रतिबिंब जो है अवतल बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 15 नंबर पे आते हैं, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण बनाएंगे। आभासी और वास्तविक ये दोनों बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर की बात करें, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी साइज में छोटा हो तो यह किस
उत्तल दर्पण में होंगी। तो यह जो है आपका दर्पण में किस में हो जाएगा, यह दर्पण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। और 17 नंबर पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले और दांत का परीक्षण करते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर जो है आंख, नाक, गले और दांत का परीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अध्याय जो है 11 चैप्टर में 17 तक प्रश्न है। और नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, हमारा अध्याय नंबर 12। तो वन हमारी जीवन रेखा है। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो क्या पॉइंट, पहला पॉइंट दिया गया है कि वन विभिन्न प्रकार के पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीवों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वन किससे मिलकर बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीवों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वन प्राकृतिक का फेफड़ा कहा जाता है। वन को क्या कहते हैं, प्राकृतिक का फेफड़ा कहते हैं। और अगला है कि वन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष के शीर्ष समूह को वितान कहते हैं, कोनोपी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वन बाढ़ एवं भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल को भी नियंत्रित करता है। वन को गतिक सजीव इकाई भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है इनका क्या चीज कि वन ध्वनि वायु प्रदूषण को भी कम करता है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने के लिए उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाता है। और वन जो है जलवायु, जल चक्र और उनकी गुणवत्ता को नियमित करते हैं। अगला पॉइंट है कि वनों से अनेक प्रकार का उत्पादन, ठीक है, वनों से अनेक प्रकार का उत्पादन जैसे कि पेड़ से फल, औषधि इत्यादि मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कांटों और भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, अगला देखते हैं फिगर के माध्यम से वन में दिए गए हैं। वन क्या है, एक आवास दिखाया गया है। कुछ वन्य जीव जंतु दिए गए हैं। और अगला पॉइंट इसमें वन में वितान और उनके नीचे के तल दिए गए हैं। वन भूमि की सतह दी गई है। अब यहाँ से आते हैं अगला पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या है, वन में हिरन, दीवार पर उगा एक उगा पौधा, ये सभी चीज दिखाए गए हैं वन में। अब रेड डाटा बुक के बारे में क्या कह रहा है, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो आइए इनको पहले देख लेते हैं रेड डाटा बुक को। इनका पहला पॉइंट है कि इनमें लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को रखते हैं। रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव जंतु को इसमें रखा जाता है, जैसे कि उदाहरण में बाघ, गंगा, डॉल्फिन, गौरैया, गिद्ध इत्यादि। ठीक है, और आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो कह रहा है कि पर्यावरण का फेफड़ा किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का फेफड़ा जो है वो वन है। वृक्ष, साग एवं झाड़ी में किनका तना मजबूत होता है। तो वृक्ष का तना मजबूत होता है। सबसे अधिक ह्यूमस वाली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो वन में पाई जाती है सबसे अधिक ह्यूमस वाली मृदा। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, वन में पाई जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। तो हरे फेफड़े के रूप में जो है वो जंगल कार्य करते हैं, जिसको हम लोग वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बूझों ने अपनी सहपाठियों और अपने शिक्षक के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का भ्रमण किया। जब वे जंगल में प्रवेश कर रही थी तो उनके क्लास टीचर ने उनसे कहा कि वे जंगल में शोर ना मचाए, क्योंकि शोर उन्हें परेशान कर सकता है। किनसे परेशान कर सकता है, पक्षी और जानवर दोनों से परेशान कर सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर क्या है, सबसे छोटा है। तो शाही सबसे छोटा जानवर है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होता है। तो किसका तना सबसे मजबूत होता है, एक वृक्ष का, एक लता का, एक पर्वतरोही का या फिर एक झाड़ी का। तो किनका जो है सबसे
मजबूत तना होता है? तो एक वृक्ष का जो है सबसे मजबूत तना होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वन से प्राप्त लकड़ी तैयार नहीं होता है? तो कौन वन से प्राप्त लकड़ी तैयार नहीं होता है? तो थर्मोकोल है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 6 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो पेड़ का नाम कौन नहीं है? शाही एक पेड़ का नाम नहीं है, क्योंकि शाही एक जंतु का नाम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं। तो एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमल और हॉर्नबिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वनों से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो वनों से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो अदरक इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरक जो है वनों से प्राप्त उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है इन्हें? तो इन्हें जो है शीर्ष या पेड़ का सबसे ऊपरी भाग या पौधा या धारण किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जो है शीर्ष के रूप में जानते हैं, जिसको क्राउन कहते हैं इंग्लिश में, क्राउन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि वन जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो वन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? तो बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए वन जिम्मेदार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के उदाहरण पे, अभ्यास वाले पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो कौन सा वन उत्पाद नहीं है? केरोसिन जो है वन उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो किस वक्तव्य को सही नहीं मानेंगे? तो वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बचने वाले एक उत्पाद का नाम बताएं। तो इनके वो एक उत्पाद का नाम क्या है? हुमियस है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का जो है वो 21% है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करने वाले प्रबल कारक कौन है? तो वन है। जलवायु और जल चक्र की गुणवत्ता को नियमित करने वाले प्रबल कारक है हमारे वन। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्या कह रहा है कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपघटक। 17 नंबर की बात करें तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, कीट, मेढक और सर्प और गरुड़। तो ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में 13, 14 और 15 इन तीनों चैप्टर को दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।